हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम जीएस के कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 91 यानी कि 91 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 92 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाकी जिस किसी को भी पता नहीं है कि जीएस से मतलब क्या है, तो जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस या फिर मिक्स सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 के साथ। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड इन विच ईयर। तो 42वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष जो है तो पारित हुआ था। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवाता हूँ। तो 42वां संविधान संशोधन विधेयक जो है तो 1976 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इससे आपको भी पता है बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो उनको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसको किसके समय लाया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन विधेयक जो है तो इंदिरा गांधी के समय जो है तो लाया गया था, यानी कि उस समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। इसी को जो है तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसी को यानी कि ये जो 42वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसी को जो है तो लोकतंत्र की हत्या भी कहा जाता है। और इसमें टोटल 59 प्रावधान यहाँ पर जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया था। इसी में क्या हुआ था कि प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना में 3 वर्ड यहाँ पर ऐड किए गए थे। तो वो 3 वर्ड हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। 42वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत ही हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और आपको भी पता है कि मूल कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से बोरो किए हैं, तो वो किए हैं रशिया देश के संविधान से। तो ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमने 42वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में देख ली, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में अगर आपको बताऊं, जैसे कि सबसे पहला हुआ था, तो पहला यानी कि सबसे पहला जो संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था 1951 में। और ये भूमि सुधार को लेकर के हुआ था, यानी कि यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था जो है तो खत्म की गई थी। और इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 9th शेड्यूल को यहाँ पर जोड़ा गया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो वो है 52वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 1985 में लाया गया था। और ये किसके समय लाया गया था, तो यह राजीव गांधी के समय लाया गया था। और इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें दल बदल कानून को यहाँ पर जोड़ा गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ की यहाँ पे बात की गई थी। और इसी के तहत हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो वह है 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। और यह है पंचायत से संबंधित, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसी के तहत हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। बाद में इंपॉर्टेंट की अगर बात करें 74वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 1992 में ही लागू किया गया था या फिर आया था। और इसी के तहत 12वीं अनुसूची को यहाँ पर जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित है, तो यह है म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि नगर पालिका से संबंधित। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर कुछ एक बता दिए, जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 130 है, हु इज़ द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है। तो लीगल एडवाइजर कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को जो क्या कहा जाता है, तो हिंदी में कहा जाता है राज्य का महाधिवक्ता। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल की बात कही गई है। और इनकी नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो वो करते हैं गवर्नर। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन डी में है CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इनकी चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, तो वो की गई है आर्टिकल 148 में। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। ऑप्शन बी में देखो अटॉर्नी जनरल यहाँ पर दिया गया है। तो अटॉर्नी जनरल, इनकी चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, तो वो की गई है आर्टिकल 76 में। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए में हमने देखा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इनकी चर्चा भी मैंने आपको बता दी आर्टिकल 165। ये तीनों के तीनों आर्टिकल जो है तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ऑप्शन सी में है सॉलिसिटर जनरल। तो ये कौन होते हैं, तो यह जो है तो सबऑर्डिनेट यानी कि यह अधीन ही होते हैं। किनके अधीन होते हैं,
अटॉर्नी जनरल के अधीन होते हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @Let's Prepare 2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम नज़दीक में आ जाएँ तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमारे चैनल पर आना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखना है और प्लेलिस्ट में आपको पता है हमने हर एक सेक्शन को बिल्कुल डिटेल वाइज जो है तो डिस्कस किया हुआ है। जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी, साइंस, इन सभी को हमने जो है तो प्लेलिस्ट में बिल्कुल अलग अलग से जो है तो डिस्कस किया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आपके एग्ज़ाम नज़दीक में आ जाए तो आपको एक बार जाकर के वहाँ पर विजिट ज़रूर करना है, एक बार जाकर के उन वीडियोस को ज़रूर से देखना है। देखो, याद आपको कुछ भी नहीं करना है, याद आपको ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। जब आप उन चीज़ों को बार बार देखोगे, बार बार क्वेश्चंस को देखोगे, बार बार क्वेश्चंस का लेवल देखोगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार आपको विजिट ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है, विच इज़ नॉट अ ग्लैंड। तो कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो ग्रंथि नहीं पूछा गया है, तो किडनी यानी कि वृक्क एक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्टमक हो गई, लीवर हो गई, पेनक्रियाज हो गई, ये सारी की सारी जो है तो ग्रंथि हैं यानी कि ग्लैंड हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित अगर हम कुछ पॉइंट्स बनाना चाहें तो 2-3 पॉइंट्स यहाँ से बन जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है? तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी हो जाएगी लीवर। ये आपका यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर पता चल गया। अच्छा, लीवर को साइंस में क्या कहते हैं? तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि लीवर को साइंस में हिपेट कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर हम बनाएं तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। और तीसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ से बनाएं तो लार्जेस्ट हमने देख ली, तो स्मॉलेस्ट भी आपको पता होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ये बार बार एग्जाम्स में बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉज। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जब भी विटामिन ई की बात आती थी तो मैं आपको बहुत बार बताता था कि इसकी कमी से इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन और स्टर्लिटी यानी कि नपुंसकता या फिर बांझपन, यहाँ पर इसकी कमी से रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में स्टर्लिटी दिया गया है यानी कि बंध्यता दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी और स्टर्लिटी ये दोनों रोग होते हैं। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है टोकोफेरॉल। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर विटामिन की बात की गई है तो चलो विटामिन के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे ही पूछता हूँ कि विटामिन की खोज जो है तो किसके द्वारा की गई थी? ये मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है। और किसके द्वारा की गई थी ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ, कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। बाकी देखो, अगर आपको नहीं भी आता है तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। बाकी विटामिन की हम बात कर रहे थे, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है थाइमीन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। उसी तरह विटामिन B2 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहा है। उसी तरह विटामिन B9 हो गया, तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है या फिर इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड की कमी से जो है तो एनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह बात करें विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। उसी तरह विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। उसी तरह बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चलो वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और उसी तरह विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है और ये कौन सी धातु में पाया जाता है, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत बार जो है तो करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 141 है, डेसिबल इज अ यूनिट यूज्ड फॉर। तो डेसिबल किसके लिए प्रयुक्त इकाई है? तो डेसिबल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं या फिर इसकी यूनिट क्या है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है तो डेसिबल का यूज़ किया जाता है या फिर डेसिबल इसकी यूनिट होती है, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड अगर आपको मापनी है तो उसकी यूनिट होती है डेसिबल, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। तो कुछ और भी यूनिट्स हैं जो कि आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, जैसे करंट की यूनिट क्या है, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो करंट की यूनिट क्या है? तो वो है एम्पियर, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है।
उसी तरह आपसे पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है हर्ट्ज़। क्या होती है? हर्ट्ज़। उसी तरह रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है ओहम। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। उसी तरह आपसे प्रेशर भी पूछा जाता है कि प्रेशर की यूनिट क्या है, तो वो हो जाती है पास्कल। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो डिस्टेंस की यूनिट है पारसेक। क्या है? पारसेक। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, लास्ट में हम एक काम करेंगे कि हम आज थोड़े बहुत जो है तो करंट के क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेंगे। ओके, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 152 है। वजीरी रूपी इज़ अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वजीरी रूपी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है, तो यह है कुल्लू का। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि कुल्लू रियासत में टोटल 7 वजीरियाँ हुई हैं, तो उन 7 वजीरियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो उनमें सबसे पहले आ जाती है वजीरी रूपी, उसके बाद आ जाती है वजीरी लग महाराज, उसके बाद वजीरी भंगाल, उसके बाद वजीरी परोल, उसके बाद वजीरी लाहौल, उसके बाद वजीरी लगसारी, उसके बाद वजीरी सिराज। तो ये टोटल 7 वजीरियाँ हैं जो कि किस रियासत से संबंधित है, तो यह है कुल्लू रियासत से संबंधित। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बात आई है कुल्लू की, तो कुल्लू के बारे में आपको भी पता है कुछ बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि कुलूत देश की कहानी पुस्तक किन्होंने लिखी है, तो वो लिखी है लाल चंद्र प्रार्थी के द्वारा। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है APF हार्डकोट के द्वारा। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह कुल्लू रियासत की स्थापना किन के द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी विहंग मणिपाल के द्वारा। किन के द्वारा? विहंग मणिपाल के द्वारा। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, आपको पता है कि गुम्मा और द्रंग की खाने कहाँ पर हैं, तो गुम्मा और द्रंग की खाने कहाँ पर हैं, तो ये है मंडी जिले में। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कौन सा ऐसा कुल्लू का राजा था जिसने मंडी पर आक्रमण करके गुम्मा और द्रंग की खानों को अपने राज्य में मिला दिया था, तो वह कौन था, तो कुल्लू का राजा था मान सिंह। ये भी आपने ध्यान में रखना है। क्या नाम था? कुल्लू का राजा था मान सिंह। और कुल्लू का सबसे फेमस है या फिर सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो वो था जगत सिंह। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जगत सिंह से एक बेसिक सा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि राजा जगत सिंह ने किस ब्राह्मण से रघुनाथ जी की प्रतिमा को अयोध्या से मंगवाया था, तो वो मंगवाया था दामोदर दास से। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और कुल्लू में वैष्णव धर्म का प्रचार भी राजा जगत सिंह के समय ही हुआ था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने देखे जो कि आपको ध्यान में रख। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करें। विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन इन 1947। तो 1947 में हिमाचल प्रदेश की किस रियासत ने प्रारंभ में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो ऑब्वियसली किसने कर दिया था, तो वो थी बिलासपुर रियासत। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता है कि जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन यहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर टोटल 4 जिले यहाँ पर बनाए गए थे। तो वो 4 जिले कौन कौन से थे, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो उनमें सबसे पहले महासू आ जाता है, चंबा आ जाता है, सिरमौर आ जाता है और मंडी आ जाता है। कौन कौन? महासू, चंबा, सिरमौर और मंडी। बाद में जाकर के ये जो बिलासपुर है ना, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1 जुलाई 1954 को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और बिलासपुर का उस समय अंतिम शासक कौन था, अंतिम राजा कौन था, तो वो था राजा आनंद चंद। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो पहले कितने जिले थे, तो वो थे 4। कौन कौन से थे? महासू, चंबा, सिरमौर और मंडी। बाद में चल करके हिमाचल का 5वां जिला बनाया गया था बिलासपुर को। और कब बनाया गया? 1 जुलाई 1954 को बनाया गया था। अच्छा, छठा जिला किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया था किन्नौर को। और कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1960 में। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बिलासपुर की यहाँ पे बात आई है, तो बिलासपुर से संबंधित बहुत से बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपको भी पता है, एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको कल परसों करवाया था कि बिलासपुर में टोटल कितनी पहाड़ियाँ हैं, तो वह हैं 7 पहाड़ियाँ। अब वो 7 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो उनमें सबसे पहले नैना देवी पहाड़ी हो गई, कोट पहाड़ी धार हो गई, फिर झांझियार धार हो गई, तियूण धार हो गई, फिर बंदला धार हो गई, रतनपुर धार हो गई और बहादुरपुर धार हो गई। तो ये मैंने आपको करवाई हुई थी। उसके बाद आपसे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि बिलासपुर यानी कि कहलूर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि कहलूर रियासत की स्थापना वीर चंद चंदेल के द्वारा की गई थी। जबकि अगर आपसे पूछेंगे कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वह दीप चंद के द्वारा की गई थी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बिलासपुर में कुछ एक वैलीज भी हैं, जैसे कि सतलुज वैली, चैंतो वैली या फिर दावी वैली। ये भी आपने ध्यान में रखना है। बिलासपुर में है रंग महल। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, रंग महल है।
तो बिलासपुर में रंग महल की स्थापना कब की गई थी? 1900 में की गई थी। और कौन उस समय जो है तो बिलासपुर का राजा था? तो वो था विजय चंद। कौन था? विजय चंद। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। और कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ था कि बिलासपुर में है जगत खाना टैंक और बिलासपुर में है स्वारघाट टैंक। तो स्वारघाट टैंक और जगत खाना टैंक की स्थापना 1874 में किस राजा के द्वारा करवाई गई थी? तो वो था राजा हीराचंद, जो कि बिलासपुर का राजा था। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बार बार इन क्वेश्चंस को लिंक करके चलना है। ओके। और परसों मैंने एक क्वेश्चन का जो तो गलत आंसर यहाँ पर दे दिया था। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिलासपुर में जो मार्कंडेय मंदिर है वह कहाँ पर है, और मैंने आपको बता दिया था कि वह है जगत खाना में। ये गलत है। मार्कंडेय मंदिर कहाँ पर है? तो वह है जुखाड़ा में। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसको आप करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 154 है। विच ब्रिटिश ऑफिसर डिस्कवर्ड द स्पॉट वेयर शिमला वॉज लेटर बिल्ट एज अ हिल स्टेशन? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने वह स्थान खोजा जहां बाद में हिल स्टेशन के रूप में शिमला का निर्माण हुआ था? तो वो खोजा गया था मेजर कैनेडी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित आपको भी पता है बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि शिमला की ही बात कर देते हैं। तो शिमला से आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि शिमला में आलू की खेती किसने शुरू की थी? तो वो भी मेजर कैनेडी के द्वारा ही शुरू की गई थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह एक और बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि शिमला में शिमला शहर का नामकरण जो है तो किन के नाम पर पड़ा है? तो वो श्यामला देवी के नाम पर पड़ा है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, शिमला की सर्वप्रथम खोज किन के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा। किन के द्वारा? लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा 1819 में शिमला की सर्वप्रथम जो है तो खोज की गई थी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात करें, एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि शिमला आने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड एमहर्स्ट, जो कि 1827 में इन्होंने शिमला की यात्रा की हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा कब की थी? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इन्होंने शिमला की यात्रा की हुई थी 1871 1871 में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला में यूएस क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1844 में। और ये जो यूएस क्लब है ना, यह सर जर्मिया ब्रांट, यह एक ब्रिटिश शासक थे, उनका आवास था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। शिमला में ही आप सभी को पता है कि गेटी थिएटर यहाँ पर खोला गया था। तो गेटी थिएटर की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1887 में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह शिमला के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि शिमला में आप सभी को पता है कि रिपन अस्पताल है, रिपन हॉस्पिटल है। तो रिपन हॉस्पिटल, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में रिपन हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी। अच्छा, शिमला में सबसे पहली बार जो सेब का बगीचा लगाया गया था, तो वह कब लगाया गया था और कहाँ पर लगाया गया था? तो शिमला में सबसे पहले सेब का बगीचा जो है तो मशोबरा में लगाया गया था, 1887 में लगाया गया था। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, किन्होंने सबसे पहली बार जो है तो शिमला के कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब लगाए थे? तो वो लगाए थे सैमुअल इवांस स्टोक्स ने। और कब लगाए थे? 1918 में। ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। ये शिमला बोर्ड में जो है तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 155 है। वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो वह है पुरुषणी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रावी नदी की बात की गई है तो रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है बड़ा भंगाल से। रावी नदी की टोटल लेंथ कितनी है? तो वह है 720 किलोमीटर। और हिमाचल में यह कितना बहती है? 158 किलोमीटर। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ सतलुज नदी से। और सतलुज नदी से ये वाला क्वेश्चन जो है तो एग्जैक्ट हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है? तो वो बहती है 320 किलोमीटर। और टोटल अगर आपसे लेंथ पूछी जाएगी सतलुज नदी की, तो वो हो जाएगी 1448 किलोमीटर। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कुनिहार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कुनिहार घाटी हिमाचल के कौन से जिले में है? आप सभी को पता है कि कुनिहार वैली कहाँ पर है? तो वो है सोलन जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सोलन में कुछ और भी वैलीज हैं, जैसे कि दून वैली, सपरून वैली, सरसा वैली, नालागढ़ वैली, कुनिहार वैली, गंभर वैली। तो ये सारी की सारी वैलीज हैं सोलन जिले में, जो कि आपको पता होनी चाहिए। मंडी जिले की अगर बात करें तो मंडी में चौहार वैली है, बल्द वैली है, चौंतरा वैली है, इमला विमला वैली है। तो ये भी मंडी की कुछ एक वैलीज आपको ध्यान में रखनी है। ऊना जिले में कौन सी वैली है? तो ऊना में है स्वां वैली। कौन सी वैली है? स्वां वैली। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सिरमौर में कौन सी वैली है? तो सिरमौर में है कियारदा दून वैली। कौन सी है? कियारदा दून वैली। टिडोंग वैली कहाँ पर है? तो टिडोंग वैली है किन्नौर में। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम थोड़े बहुत जो है तो करंट के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो करंट के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अगर देखें तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है 2022 और 2023 के अकॉर्डिंग। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि 2022 और 23 में भारत का
सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है? तो ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। तो वो है यूएसए। यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर कौन है? तो वो है चाइना, और चाइना के बाद है यूएई। तो एक तो क्वेश्चन हमने ये देख लिया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो वो कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है तेलंगाना में। और कितने फीट इनकी ऊंची जो है तो मूर्ति बनाई गई है? तो यह है 125 फीट, 125 फीट की यह ऊंची मूर्ति है। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि ये जो मूर्ति बनाई गई है यह किस झील के किनारे है? तो यह है हुसैन सागर झील के किनारे। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और प्रेजेंट की अगर बात करें तेलंगाना के CM कौन है? तो वह है चंद्रशेखर राव। ये भी आपको पता चल गया। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल फिलहाल जो है तो फेमिना मिस इंडिया 2023 हुआ है। क्या हुआ है? फेमिना मिस इंडिया 2023 है। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया था? तो यह मणिपुर के इम्फाल में आयोजित करवाया गया था। और इसमें जो है तो पहले नंबर पर कौन रही है, यानी कि विनर कौन रही है? तो वह है नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आप सभी ने बार बार यहाँ पर सुना होगा, ADR रिपोर्ट। अब ये ADR रिपोर्ट क्या है? तो यह है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये वाली रिपोर्ट है। तो ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी CM कौन है? सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? ये वाला क्वेश्चन आप सभी को पता चल गया होगा। तो वह कौन है? तो वह है जगन मोहन रेड्डी। यह आंध्र प्रदेश के जो है तो CM है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इनकी टोटल एसेट यानी कि टोटल संपत्ति कितनी बताई गई है? 510 करोड़ बताई गई है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये तो हो गए पहले नंबर पर। पहले नंबर पर हो गए जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के। सेकंड नंबर पर कौन है? तो वह है पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के CM है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उनके पास कितनी एसेट है, उनके पास कितनी संपत्ति है, वो भी आपने ध्यान में रखना है। तो वह है 7.81 करोड़। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब CM कौन है? सबसे गरीब CM कौन है? तो वह है ममता बनर्जी। और इनकी एसेट बताई गई है 15 लाख रुपए। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ अभी हाल फिलहाल हुई है। तो हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया है। तो वह कौन सी पार्टी है? तो वह आम आदमी पार्टी। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखो बनेगा ही बनेगा कि इलेक्शन कमीशन ने किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो वह आम आदमी पार्टी। और किन किन का दर्जा जो है तो समाप्त कर दिया है? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा। तो किन किन पार्टीज का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था उसको समाप्त किया गया है? तो एक तो हो गई तृणमूल कांग्रेस है। कौन सी हो गई? तृणमूल कांग्रेस। एक हो गई CPI और एक हो गई NCP। अब ये कौन कौन सी हैं? तो ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ये कहाँ की है? तो ये है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी की यह पार्टी है। CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और NCP यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो इनका दर्जा जो है तो समाप्त किया गया है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और प्रेजेंट में टोटल कितनी नेशनल पार्टीज रह गई हैं? तो वो रह गई हैं 6। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।